सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बातें रखना चाहूं तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। इंग्लिश सब्जेक्ट इज अ लैंग्वेज एंड अ लैंग्वेज हैज अ सेट ऑफ रूल्स। किसी भी भाषा के अपने खुद के कुछ रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का मीनिंग आप लोग समझते हैं क्या होता है। आप बोलेंगे जी भाषा होता है। बहुत बढ़िया। देखिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको एक दो चीजें और जान के चलना है क्योंकि एग्जामिनर यहां से कुछ क्वेश्चंस की फॉर्मेशन कभी कभी कर लेता है। एक शब्द आप लोगों को याद रखना है, वर्ड है आपके सामने डायलेक्ट। दोस्तों याद रखिएगा, डायलेक्ट वर्ड जो है आप लोग इसका मीनिंग जरूर याद रख के चलिएगा। डायलेक्ट की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है बोली। बोली आप समझते हैं क्या होती है सर? बोली होती है एक लैंग्वेज का करप्ट जो फॉर्म बनती है, उसको हम लोग बोली कहते हैं। आपने सुना होगा जैसे कि पंजाबी एक अपने आप में, पंजाबी तो चलो लैंग्वेज कंसीडर होती है, हरियाणवी जैसे जो है वो अपने आप में एक बोली है, गुजराती जो है ये लैंग्वेज बन जाएगी। अच्छा, कुछ जो क्षेत्रीय लेवल पे जो चीजें जो बोली जाती हैं, जो भाषा बोली जाती है, उसको बोली कहते हैं हम लोग। ठीक है, आप इस बोली को आप कह सकते हैं अ फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज, फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज। सर एक भाषा की एक फॉर्म होती है, ठीक है, अक्सर बोली जाती है, तो आप वो बोल सकते हैं स्पोकन इन अ पर्टिकुलर, स्पोकन इन अ पर्टिकुलर एरिया। सर एक ऐसी फॉर्म जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक भाषा की जो बोली जाए उसको हम बोली यानी कि डायलेक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आगे मैं बढ़ता हूं, कुछ चीजें और समझते हैं। एक और वर्ड आप लोगों को याद रखते हुए चलना है, उसके बाद हम आगे की चीजें स्टार्ट करेंगे। एक और वर्ड हमारे एग्जाम में याद आता है वर्नाकुलर। ध्यान रखना है आप लोगों को, काफी अच्छा वर्ड है, VERNACULAR। काफी अच्छा वर्ड है, आप इसको भी याद करके चलेंगे। वर्नाकुलर क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स? आपको कहना है सर आ लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा होती है, आ लैंग्वेज, आ लैंग्वेज स्पोकन, एक ऐसी भाषा होती है, आ लैंग्वेज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर, इन अ पर्टिकुलर एरिया, in a particular area or by a particular, आप कह सकते हैं क्लास। सर ये एक ऐसी भाषा होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बोली जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ जाति के लोग होते हैं जो एक भाषा बोलते हैं, तो उसको हम लोग टेक्निकल वर्ड्स के अंदर क्या बोलते हैं? वर्नाकुलर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं डायलेक्ट और वर्नाकुलर एक जैसा ही मीनिंग रखते हैं। पर्टिकुलर एरिया के अंदर बोली जाने वाली जो भाषाएं कहते हैं, या उसका एक करप्ट जो फॉर्म होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्नाकुलर आप कह सकते हैं या डायलेक्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज से जुड़े हुए दो शब्द है जो हमारे एग्जाम में आते हैं। अब मैं आगे की चीजें स्टार्ट करता हूं, मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले जो आपको चीजें जान के चलनी है इंग्लिश में, वो ये जानते हुए चलनी है भाई दोस्तों। सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा आप लोगों के सामने आ जाता है, वो मेरा क्वेश्चन बनता है आप लोगों के सामने कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इंग्लिश के अंदर जो अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू नो द नंबर ऑफ अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्या आप बता सकते हैं? मेरे ख्याल से कुछ लोग आंसर सोच रहे होंगे सर इसका आंसर बन जाएगा 26, तो कुछ सोच रहे होंगे सर इसका आंसर बनेगा 5, तो कुछ कह रहे होंगे सर बन जाएगा 21। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ना ही अल्फाबेट की संख्या इंग्लिश में 26 होती है, ना ही 5 होती है, और ना ही 21 होती है। ध्यान रखना, किसी भी भाषा की अगर मैं बात करूं, ना केवल इंग्लिश की, किसी भी भाषा की अगर हम बात करें, तो किसी भी भाषा का अपने आप में जो अल्फाबेट की जो संख्या होती है वो केवल और केवल एक होती है। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने बचपन में भी आपने इस शब्द को पढ़ा होगा। अल्फाबेट को जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हिंदी में वर्णमाला करके शब्द आता था हमारे सामने, और उस टाइम पे टीचर हमें हिंदी वाला सिखाता था कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसी प्रकार से अल्फाबेट वर्ड इंग्लिश में बन जाता है वर्णमाला को सब्स्टिट्यूट करते हुए, और इसकी डेफिनेशन बनती है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन बनेगी a group of letters, a group of letters in a fixed आप कह सकते हैं ऑर्डर। एक ग्रुप ऑफ लेटर होता है जो कि एक फिक्स्ड ऑर्डर के अंदर होता है। ठीक है, आप जानते हैं लेटर्स जो होते हैं वो साउंड को दिखाने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं वो सिंबल्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं जो साउंड को दिखाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी भाषा की अगर मैं बात करूं तो अल्फाबेट की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो आपको कहना है एक होगी सर। जैसे मैंने कहा I is the,
I is the ninth letter. I is the ninth letter in, और आगे आपको लिख के दिया मैंने दोस्तों, आप लोगों के सामने लिखा इंग्लिश अल्फाबेट्स। और मैंने आप लोगों से पूछा क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है, तो आपको इमीडिएटली आंसर करना है यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको इमीडिएटली आंसर करना है यस सर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस हैज एन एरर। क्या एरर है आप समझ पा रहे होंगे कि सर अल्फाबेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे लिए इनकरेक्ट बन जाएगा, क्योंकि किसी भी भाषा में जो अल्फाबेट होते हैं वो अपने आप में कितना होते हैं दोस्तों, एक ही होता है। तो आप यहाँ पे अल्फाबेट्स के प्लेस पे क्या यूज करेंगे, तो आपको कहना है सर यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं, केवल और केवल क्या यूज होना चाहिए था, अल्फाबेट शब्द का यूज होना चाहिए था। तो इस प्रकार से भी एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन की फॉर्मेशन कर लेता है। इसके आगे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को जानते हुए चलना है वो आपके लिए बन जाएगा सर अगर अल्फाबेट ग्रुप ऑफ लेटर्स था तो आप मुझे बताइए इंग्लिश में लेटर्स की संख्या कितनी होती है। तो आप बोलेंगे सर द नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इज 26। सर इंग्लिश भाषा के अंदर जो लेटर्स की संख्या होती है वो कितनी बन जाती है माय डियर फ्रेंड्स, आपको कहना है 26 बन जाती है। बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको भी थोड़ा सा और डिटेल से अगर आपको बताना चाहूं तो आप को ये बात समझ लेनी है, इंग्लिश में कुछ हमारे पास इन 26 लेटर्स में से वॉवल्स होते हैं और कुछ हमारे पास इन 26 लेटर्स में से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो आप लोगों ने बचपन में किसके नाम से पढ़े होंगे, स्वर और व्यंजन के नाम से हिंदी में जरूर पढ़े होंगे। तो आपको ये बात पता होगी कि वोवल्स की संख्या इंग्लिश में कितनी बनती है, 5 बनेगी, और वहीं पे कॉन्सोनेंट की संख्या इंग्लिश में कितनी बन जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, 21 बन जाएगी। अगर आप इतनी बातें अगर समझ पा रहे हैं तो आपको और चीजें समझते हुए ये चलना है कि सर वोवल्स कौन कौन से बनेंगे। आप बोलेंगे सर ए ई आई ओ यू, ये हमारे वावल बन जाएंगे, और इसके अलावा जो रेस्ट 21 लेटर्स बच गए हैं हमारे सामने, वो अपने आप में क्या कहलाएंगे सर, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन कहलाएंगे। देखिए इतनी सी बात तो हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ ली थी कि सर ए ई आई ओ यू वोवल्स होते हैं और बाकी के जो लेटर्स बच गए वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप बोलेंगे जी कॉन्सोनेंट बच जाएंगे। अगर आपको इतनी बातें अगर समझ में आती है तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताइए कि ए ई आई ओ यू को ही क्यों वोवल बनाया गया और बाकी के जो लेटर्स थे वो कॉन्सोनेंट क्यों बन गए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ए ई आई ओ यू ही जो है हमारे लिए वोवल कहलाए। तो इसके पीछे का एक रीजन है जो मैं आप लोगों के सामने जो है रखना चाहूंगा और आपको चीजें समझ में भी आएंगी। दोस्तों इसके पीछे का रीजन जो है वो ये है कि जब भी कभी हम किसी भी किसको लेटर को क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपको कहना है जी प्रोनाउंस करते हैं। जब भी हम किसी लेटर को प्रोनाउंस करते हैं यानी उच्चारण करते हैं, और प्रोनाउंस करते वक्त अगर हमारे लिप्स, ठीक है, अगर हमारे होठ, और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं अगर हमारी टंग यानी कि जीभ, अगर हमारे टीथ यानी कि दांत, अगर कभी भी ये हमारे लिप्स टंग टीथ लेटर्स को प्रोनाउंस करने में क्या बन जाते हैं दोस्तों, कोई हर्डल पैदा कर देते हैं। मैंने क्या कहा, जब भी कभी लेटर्स को प्रोनाउंस करने में हमारे क्या क्या मैंने बोला, यहां पे एक बार फिर से लिखते हैं, लिप्स बन जाएगा, टंग बन जाएगा, और इसके अलावा क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको बोलना जी टीथ बन जाएगा। जब भी कभी हमारे लिप्स टंग और टीथ हर्डल पैदा कर दें, हर्डल का मतलब समझते हैं आप लोग, आपको बोलना जी बाधा होता है। यस सर हम समझते हैं। जब भी कभी कोई भी लेटर को प्रोनाउंस करने में हमारे होठ, हमारी जीभ और हमारे दांत बाधा उत्पन्न कर देते हैं तो उस लेटर को हम लोग कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में डाल देते हैं। और जब ये ही लेटर्स प्रोनाउंस करते वक्त कोई भी हर्डल पैदा नहीं करते हमारे लिप्स टंग और टीथ, तो आपको ध्यान रखना है बाधा उत्पन्न जब नहीं करते तो वो वावल की कैटेगरी में आता है। जैसे कि आप सोच के देखिए, आप बोलेंगे ओ, अब आपने बोला ओ, और ओ को जब आप बोल रहे हैं तो आप इस बात को फील कर पा रहे होंगे कि आपके लंग से एयर बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो जाती है बिना किसी हर्डल के। जैसे मैंने बोला ओ, तो हमारे लिप्स, हमारी टंग और हमारे टीथ कोई हर्डल पैदा नहीं हुई। इसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूं कि आप बोलिएगा पी, तो आप बोलेंगे पी। पी बोलने पे आप देख पा रहे हैं कि आपके लिप्स जो है कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, हर्डल पैदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे अगर मैं बोलेंगे डी, डी जब बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी टंग जो है ऊपर से हर्डल पैदा कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। मैंने बोला आप लोग बोलिएगा बी, बी जैसे ही आपने बोला बी तो आपने देखा कि आपके लिप्स जो है वो हर्डल पैदा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये चीज डिटरमिन की जाती है किसी भी भाषा में, जब भी किसी भी भाषा में आपके लिप्स टंग या टीथ हर्डल पैदा कर देते हैं,
हर्डल पैदा कर देते हैं तो उसको कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में रखा जाता है, याद रखिएगा। और जब हर्डल पैदा नहीं करती हैं तो उसको वोवल की कैटेगरी में रखा जाता है। इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आप ध्यान रखना ए ई आई ओ यू ही वो हमारे पास लेटर्स थे जिनमें कोई हर्डल पैदा नहीं हुई, इसीलिए इनको वोवल बोला गया है। ठीक है, इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, मेरे साथ बने रहेंगे। अब हमें चीजें थोड़ी सी और आगे समझनी है। आप यहाँ पे चीजों को देखेंगे और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आप लोगों को आगे चीजें जो समझनी है वो यहाँ पे आप लोग देखेगा, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे चीजों को। इसके बाद अगर मैं आपके सामने चीजें रखना चाहूँ तो आपको ये समझना है इंग्लिश में दोस्तों, उसके बाद हमें एक सेंटेंस को समझते हुए चलना है, या सेंटेंस से पहले हम एक दो चीजें और समझ सकते हैं दोस्तों। सेंटेंस से पहले हम एक दो चीजें और समझ सकते हैं। आप लोग इसको समझ के चल सकते हैं कि सर वर्ड क्या होता है इंग्लिश में, ये हमें समझा दीजिए। वर्ड की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ध्यान रखना, वर्ड अपने आप में क्या होता है सर? वर्ड अपने आप में बनता है सर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। सर ये एक लेटर्स का क्या बनता है? ग्रुप बनता है। और आगे लिख के दिया है मैंने आप लोग को विच कन्वे, जो कि कन्वे करता है, विच कन्वे, ठीक है, ग्रुप ऑफ विच कन्वेज सम मीनिंग, जो अपने आप में क्या करता है? सम मीनिंग, जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों? वर्ड बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता कि लेटर्स को इकट्ठा करने से कोई भी जो शब्द मतलब कोई भी जो ग्रुप बनेगा वो वर्ड कहलाएगा ही कहलाएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द रखा, मैंने कहा NEP, आप बोलेंगे सर NEP कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है NEP कोई शब्द नहीं होता है। इसी प्रकार से मैंने बोला EPN, क्या ये कोई वर्ड है? आप बोलेंगे सर हमने कभी भी ये वर्ड नहीं सुना, तो ये भी ग्रुप ऑफ जो लेटर्स है, ये कोई वर्ड नहीं कहलाएगा। वहीं पे अगर मैं आपके सामने शब्द रखूं PEN, तो आप इमीडिएटली आंसर करेंगे यस सर, जिस भी चीज से हम लिख रहे हैं उसे हम पेन बोलते हैं, तो ये वर्ड जो है अपने आप में ये ग्रुप ऑफ लेटर जो है ये वर्ड कहलाएगा, और ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन हमारे लिए क्या है? बन जाएगा। बोलो इतनी बातें क्लियर है आप लोग को? इतनी बातें क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे हम चीजों को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आप लोग एक और चीज को समझते हुए चलिएगा दोस्तों इंग्लिश में। इसके बाद आप लोग को ये भी समझ में आना चाहिए, एक वर्ड आपको समझाया मैंने, एक फ्रेज होता है, और वहीं पे एक और वर्ड आप दो लोग देखिएगा, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आपको बोलना है जिसको बोलते हैं क्लोज। सर वर्ड और क्लोज में हर एक बच्चे को डिफरेंस शुरुआत से ही समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप वर्ड और क्लोज में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग में भी कमी रह गई है। अगर मैं फ्रेज की बात करूं तो ध्यान रखना दोस्तों, फ्रेज क्या होता है सर? ये होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सर ये शब्दों का समूह होता है। और क्लोज की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन भी यही बनती है कहीं ना कहीं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सर अगर दोनों की दोनों चीजें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो दोनों की दोनों चीजों में डिफरेंस क्या हुआ सर? ये तो सेम ही चीज होगी। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डिफरेंस है जो आपको जानते हुए चलना है। सर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको भी समझाता हूं दोस्तों। फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर, मैं आगे लिख देता हूं, कोई मेन वर्ब नहीं होती, तो मैंने लिखा ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ मेन वर्ब एंड सब्जेक्ट। सर एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर जो है दोस्तों ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही क्या होती है दोस्तों? मेन वर्ब क्या होती है। और मेन वर्ब क्या होती है ये मैं आपको अभी आने वाले टाइम पे समझा रहा होगा, आने वाली क्लासेस में चीजें समझा रहा होगा काफी डिटेल से। आप मेरे साथ बने रहिए, पहली क्लास है, थोड़ा सा सेटल डाउन होने में चीजों को समय लगेगा। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपके सामने चीजें डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने एक इंट्रो वीडियो डाली थी, उसमें मैंने सारी चीजें समझा रखी है कि मेरे बारे में चीजें बता रखी है कि, और मेरा पर्पस क्या है टीचिंग का वो बता रखा है, और क्या क्या अचीवमेंट्स है वो बता रखे, तो वो चीजें आप जाके देख सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो आप मेरे साथ बने रहिए। सर फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ मेन वर्ब एंड सब्जेक्ट। सर एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर ना सब्जेक्ट होता है और ना ही मेन वर्ब होती है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूं क्लोज की, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये शब्दों का एक ग्रुप होता है, लेकिन आपको इसको आगे ध्यान रखना, विद अ मेन वर्ब, जिसकी अपने आप में क्या होती है दोस्तों? एक मेन वर्ब भी होती है एंड अ सब्जेक्ट, और जिसका अपने आप में क्या होता है दोस्तों? अपने आप में एक सब्जेक्ट भी होता है। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर मेन वर्ब भी हो और सब्जेक्ट भी हो, दोनों ही चीजें हो, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज। लेकिन अगर ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर ना तो मेन वर्ब हो और ना ही सब्जेक्ट हो, अगर मेन वर्ब नहीं है तो फिर सब्जेक्ट कर ही क्या रहा होगा? आप इस बात को समझिए, ठीक है। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आई तो इसको प्रैक्टिकल हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं काम करता हूँ, आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये वाले वर्ड्स मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए।
आपको अभी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि सर एक्चुअल में फ्रेज में और क्लोज में क्या डिफरेंस है। आप बने रहिएगा, मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको चीजें और बेहतर समझ में आ जाएंगे। चलिए, जस्ट गिव मी 1 sec, आई एम जस्ट कमिंग। चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल देखते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिख के दिया, मैंने कहा आई हैव a box of diamonds. I have a box of diamonds and a bag of coins. मैं इसको यहीं पे कंप्लीट कर देता हूं और मैं काम करता हूं, मैं अंडरलाइन पार्ट को आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आप मुझे बताइए अ बॉक्स ऑफ डायमंड्स और मैं अंडरलाइन किया अ बैग ऑफ कॉइन्स। ये दो मैंने पार्ट अंडरलाइन कर दिए। आप पहले इस पार्ट पे आ जाइए और आप मुझे बताइए अ बॉक्स ऑफ डायमंड्स जो है वो अपने आप में क्या है दोस्तों, कोई फ्रेज है, फ्रेज कहलाएगा ये क्लोज कहलाएगा। मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। जस्ट गिव मी सम टाइम। ये हमारी पहली क्लास है तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने चीजें रख रहा हूँ। मैंने 10 साल चीजों को पढ़ाया, इंग्लिश को पढ़ा है और बहुत धीरे 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 चीजों आपको मैं कंप्लीट डिटेल से सारी चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल सही जगह पे आए। अगर आप अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप चीजों को सीखने के इंक्विजिटिवनेस अभी आप में बनी हुई है, क्यूरियोसिटी है। ठीक है, तो आप समझिए, देखा आपने, इसको ब्रेक डाउन करते हैं और चीजों को समझते हैं अपने आप में। सर हमारे लिए सर ये फ्रेज कहलाएगा या ये क्लोज कहलाएगा, इसको हम लोग डिटरमिन करते हैं। दोस्तों आपने सबसे पहले क्या देखा, आप बोलेंगे जी ए आर्टिकल होता है इंग्लिश में, ये बात हम जानते हैं। और आर्टिकल के जस्ट बाद में या आर्टिकल किसके लिए आता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा, किसके लिए आएगा, आप बोलेंगे जी नाउन के लिए आएगा। नाउन आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आने वाली क्लासेस में आपको समझा दूंगा। आर्टिकल जो होते हैं ए एन दा या दी जिसको आप बोलते हो, 3 आर्टिकल होते हैं और तीनों आर्टिकल हमेशा किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। ठीक है, तो नाउन अपने बॉक्स अपने आप में क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ऑफ अपने आप में कोई मेन वर्ब तो नहीं होती, इतनी बात तो समझते होंगे, और नहीं समझते तो ये समझ लो कि ऑफ अपने आप में जो होती है इंग्लिश में क्या कहलाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रेपोजिशन कहलाती है। और प्रेपोजिशन की खास बात ये होती है कि हर एक प्रेपोजिशन के जस्ट बाद में उसका ऑब्जेक्ट लिखा रहता है और एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट फिर से क्या बन जाएगा दोस्तों, कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन बनेगा। तो डायमंड्स हमारे लिए क्या बनेंगे, नाउन बन गया। तो आपने देखा सर अ बॉक्स ऑफ डायमंड्स के अंदर कोई भी मेन वर्ब नहीं आई, तो इसका मतलब क्या बना सर, इसका मतलब ये बन गया कि अपने आप में क्या कहलाएगा सर, ये अपने आप में क्लोज नहीं, क्या कहलाएगा सर, ये अपने आप में फ्रेज कहलाएगा। क्योंकि बिना मेन वर्ब के ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है, यही तो निकलता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएगा सर, फ्रेज कहलाएगा। आगे चलते हैं और चीजों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है अ बैग ऑफ कॉइन्स। तो आपने देखा ए फिर से हमारे लिए क्या बनने का काम करेगा, आप बोलेंगे आर्टिकल बनने का काम करेगा। और आर्टिकल के जस्ट बाद में आप जानते हैं ना आर्टिकल किसके लिए आएगा हमेशा, तो आप बोलेंगे जी नाउन के लिए आएगा। तो ये नाउन लिखा हुआ है बैग हमारे लिए। ऑफ अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सिखाया था कि ऑफ इंग्लिश में क्या कहलाएगा, आप बोलेंगे जी ऑफ इंग्लिश में कहलाएगा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में उसका लिखा होता है ऑब्जेक्ट। तो ये कॉइन्स अपने आप में क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। आप एक बात सुन लीजिए अभी के लिए, आने वाले क्लासेस में आपको मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगा और हो सकता है इसी क्लास में मैं आगे मेंशन भी कर दूं चीजों को। प्रेपोजिशन जो होती है इंग्लिश में, मोटे मोटे आप वर्ड को सुनिए, जैसे कि इन, ऑन, अपॉन, ऑफ, इनटू, ये शब्द आपने सुने होंगे, फॉर, विद, ये शब्द आपने सुने होंगे। ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन कहलाते हैं। और एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट दो ही चीजें होती हैं, नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं ये तो हम लोग आगे समझेंगे, अब इतनी बात तो समझनी है आप लोगों को कि नाउन और प्रोनाउन कोई मेन वर्ब नहीं होते हैं। तो आपने फिर से देखा बैग ऑफ कॉइन्स के अंदर कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो आप फिर से कह सकते हैं सर ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है बैग ऑफ कॉइन्स, तो इसको हम लोग फिर से क्या नाम देंगे, क्लोज नहीं नाम देंगे, क्या नाम देंगे, फ्रेज। क्योंकि बिना मेन वर्ब के कोई भी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो कभी भी क्लोज नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। अगर आप लोग को इतनी बातें क्लियर है तो आप मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, मैं आपको चीजें और आगे समझा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसको वाइप आउट करता हूँ, चीजों को थोड़ा सा और यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो मैं आगे चीजें यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब क्लोज के ऊपर आते हैं और थोड़ा सा और बेहतर तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, देखिए जो एक्चुअल लर्निंग है ना वो यही है कि एक व्हाइट बोर्ड हो और टीचर हमारे सामने खड़ा और चीजों को समझा रहा हो। डिजिटलाइज जब चीजें हो जाती है ना तो कहीं ना कहीं लर्निंग में आप समझिएगा खामियां छूट जाती हैं। आइए दोस्तों,
मैंने आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखा और आपसे जानने की कोशिश की। मैंने कहा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर माई बेस्ट फ्रेंड, आर माई बेस्ट, और आगे लिख के दिया है मैंने फ्रेंड्स। और आप लोगों से मैंने जान लिया कि आप मुझे ये बताइए राम एंड श्याम हमारे सेंटेंस में क्लोज कहलाएगा या फ्रेज कहलाएगा। तो आप इमीडिएटली आंसर करेंगे सर राम एक व्यक्ति का नाम है, और नाम का मतलब ही क्या होता है इंग्लिश में, आप बोलेंगे सर नाम का मतलब ही क्या होता है, नाउन होता है, ध्यान रखिएगा। तो राम एक व्यक्ति का नाम है इसलिए नाउन कहलाएगा, श्याम भी एक व्यक्ति का नाम है इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। और दो नाउन्स को जोड़ने का जो काम ये एंड कर रहा है ये इंग्लिश में क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। सर आपने आपने इतनी जल्दी कैसे बता दिया कि एंड कंजंक्शन है। दोस्तों मैं तो सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मुझे देख रहे होंगे जो पहली बार इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा तमीज से पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़ रहे हैं। तो आप आगे से ध्यान रखिएगा कि एंड जब भी कभी आपको देखने को मिले तो इंग्लिश में क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। अब इतनी चीजें तो आपको याद रख के चलनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए आगे समझाता हूँ। तो आपने देखा कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर जो अंडरलाइन पार्ट था इसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं आई, और बिना मेन वर्ब के हम लोग इस वाले पार्ट को क्या नाम देंगे, आप बोलेंगे बिना मेन वर्ब के, तो ये सर क्या कहलाएगा, फ्रेज ही कहलाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। क्या सर हम इसको क्लोज बोल सकते, आप इमीडिएटली आंसर करेंगे सर इसके अंदर मेन वर्ब ही नहीं है, तो बिना मेन वर्ब के ग्रुप ऑफ वर्ड्स कभी भी क्या नहीं कहलाएगा, अरे बोल के बताओ, क्लोज नहीं कहलाएगा। आ रही है ना आपको बातें समझ में, मैं फिर से कह रहा हूँ, आई रिपीट, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको चीजें समझ में आएगी। आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 10 years एंड आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन माय लाइफ। तो आपको चीजें ऐसा नहीं है कि चीजें समझ में नहीं आएंगी, आप बने रहेंगे तो जरूर आपको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। एक सेंटेंस और देखिए और चीजों को समझने की कोशिश करें। एक सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने और रखा और चीजों को समझाने की कोशिश की। मैंने कहा शी शुड और आगे लिख के दिया है मैंने गेट मैरिड, शी शुड गेट मैरिड, और she should remain single is her personal problem। ये एक सेंटेंस मेरा आप लोगों के सामने है, और मैं इस सेंटेंस में आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ, ये देखो ये अंडरलाइन पार्ट, she should get married, एक तो ये रखा मैंने और एक ये वाला पार्ट मैंने रखा। अच्छा शी दोबारा से आ गया तो एक काम करते हैं नीचे वाला ही ले लेते हैं, शी शुड रिमेन सिंगल। तो ये दो पार्ट मैंने आप लोगों के सामने अंडरलाइन कर दिए, और मैंने आप लोगों से जानने की कोशिश की कि आप इसको फ्रेज का नाम देंगे या क्लोज का नाम देंगे। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसान सा हो गया, बताना कैसे आसान हुआ सर, देखो चीजों को समझने की कोशिश करो। शी हमारे लिए क्या बनने का काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये सब्जेक्ट है, वैसे तो ये प्रोनाउन इंग्लिश में किसी लड़की के लिए आया होगा। शुड हर एक स्टूडेंट जानता है, बचपन में पढ़ा हुआ है, ये एक मॉडल होता है, और नहीं जानते तो आगे पढ़ाऊंगा तब जान लेना। तो शुड हो गया मॉडल, और मॉडल के बाद में हमेशा कौन सी वर्ब आती है, तो आप ध्यान रखना मेन वर्ब आती है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखें। तो आपने देखा कि इसके अंदर सब्जेक्ट भी आया और मेन वर्ब भी आई, सब्जेक्ट भी आया मेन वर्ब भी आई। तो आपको यही तो समझाया था मैंने, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर मेन वर्ब भी लिखा हो और सब्जेक्ट भी लिखा हो, तो उसको हम फ्रेज का नाम नहीं देते, उसको किसका नाम देते हैं दोस्तों, आप बोलेंगे जी उसको नाम देते हैं हम लोग क्लोज का। तो अपने आप में क्या कहलाएगा, शी शुड गेट मैरिड वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सर ये क्लोज कहलाएगा। चलो और बेहतर समझाता हूँ, बने रहिए आप मेरे साथ। मैंने बोला शी शुड रिमेन सिंगल, आप इसको बताओ क्या बनेगा, ये फ्रेज बनेगा या क्लोज बनेगा। फिर से आंसर करेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, कैसे आसान है भाई, शी हमारे लिए क्या बनने का काम करे, प्रोनाउन है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और शुड अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, और वैसे आप जानते भी होंगे क्या बन जाएगा ये मॉडल। और मॉडल के बाद हमेशा क्या रखी जाती है, आप बोलेंगे जी मॉडल के बाद हमेशा आती है मेन वर्ब, और मॉडल की खास बात यही होती है जब भी ये मेन वर्ब लेके चलेगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके चलेगा, अरे बोलो, तो आप बोलेंगे जी फर्स्ट फॉर्म लेके चलेगा। तो ये अपने आप में इसके अंदर मेन वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, और मेन वर्ब और सब्जेक्ट जब दोनों चीजें आ जाती हैं तो वो पार्ट इंग्लिश में क्या कहलाता है, बोल के बताओ। आप बोलेंगे वो पार्ट इंग्लिश में कहलाएगा सर क्या दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स बोलिएगा क्लोज। तो ये बहुत बढ़िया जी, ये बन जाएगा हमारे लिए क्लोज। बोलो आई नहीं आई रही मेरी बात समझ में आ रही है ना। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस और कराता हूँ, बने रहिए आप मेरे साथ। यहां पर मैंने एक सेंटेंस और आपके सामने लिया और मैंने आपको लिख के दिया। मैंने कहा राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। नाउ आई वॉन्ट टू नो, मैं अब आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे बताएंगे इन द ग्राउंड इंग्लिश में फ्रेज कहलाएगा या क्लोज कहलाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये है कि इन द ग्राउंड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप मुझे बताइए फ्रेज कहलाएगा या क्लोज कहलाएगा। चलिए इसका ब्रेकडाउन समझने की कोशिश, चलिए आंसर आपने मन में बना ही लिया होगा और वैसे आप बोल भी रहे होंगे।
इन हमारे लिए इंग्लिश में क्या बनने का काम कर रहा है, आपको समझ जाना है यह बात आगे से। इन हमारे लिए क्या बनने का काम करेगा, आप बोलेंगे जी ये प्रपोजिशन बनने का काम करेगा। और प्रपोजिशन के जस्ट बाद में उसका ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, ये बात मैं आगे सिखाऊंगा भी। अभी के लिए आप ये समझिए, इतनी बात तो समझते ही होंगे ना। ऑब्जेक्ट नहीं समझते तो ये तो समझते होंगे कि ये दा हमारे लिए इंग्लिश में क्या बनेगा, आप बोलेंगे जी ये बन जाएगा हमारे लिए आर्टिकल। और ये अगर आर्टिकल है ना हमारे लिए, तो नेक्स्ट जो वर्ड लिखा हुआ आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये बात सिखाई थी, नाउन के लिए आता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, नाउन बन जाएगा। तो इसका मतलब इससे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर कोई भी दोस्तों क्या नहीं आई है बोल के बताओ, आप बोलेंगे जी मेन वर्ब नहीं आई। और विदाउट अ मेन वर्ब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ फ्रेज। तो ये अपने आप में एक क्लोज नहीं सर, क्या बनने का काम कर रहा है, जरा बोलिएगा, फ्रेज बनने का काम कर रहा है। बोलो थोड़ी सी बात और आपको बेहतर समझ में आई या नहीं आई, आई ना। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे। फिर देखो मैंने कहा राधा, और सेंटेंस में आगे लिख के दिया राधा वॉक्स, ठीक है। और राधा वॉक्स, मैंने केवल इतना ही सेंटेंस आपके सामने लिखा और मैंने राधा वॉक्स इस कंप्लीट सेंटेंस को अंडरलाइन कर दिया। और मैंने आप लोगों से पूछा, इसका मीनिंग बन गया राधा चलती है। और आपसे मैंने पूछा ये फ्रेज है या क्लोज है, आप इमीडिएटली आंसर कर रहे होंगे सर ये अपने आप में फ्रेज कैसे बन जाएगा, क्यों क्यों नहीं बनेगा सर फ्रेज, क्योंकि राधा एक लड़की का नाम है, और नाम है तो मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया क्या बनेगा, नाउन। और नाउन ना तो ये क्या बन गया हमारे सेंटेंस में, आप बोलेंगे ये सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में वॉक्स बोले तो चलना, ये अपने आप में क्या बन जाएगी, मेन वर्ब। देखो मैंने इतनी आसानी से कैसे बता दिया मेन वर्ब है। मैं इस पे आ रहा हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग। अब ऐसे मत कीजिए कि एक क्लास आपने बेसिक्स की सिखाई और उसी में हमें सारी चीजें आ गई, ऐसा नहीं होता है। मैं लगभग 300-350 घंटे आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और सारी चीजें पढ़ा दूंगा, आपको किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से अपने जीवन में चीजें उतारी हैं और आप लोगों को भी मैं ये चीजें सिखा पा रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहें, बस कंडीशन। तो आपको ये बात समझनी है कि बुक्स हमारे लिए बन गया मेन वर्ब, तो एक सब्जेक्ट भी है और मेन वर्ब भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी बन गया। दो या दो से ज्यादा शब्द आएंगे तो ग्रुप तो कहलाएगा। तो इसका मतलब राधा बुक्स अपने आप में एक सेंटेंस भी बनने का काम कर रहा है। और इसी सेंटेंस को अगर आप चाहें तो क्या कह सकते हैं सर ये अपने आप में क्या बनने का काम कर रहा है, क्लोज बनने का काम भी कर रहा है। बोलो भाई दोस्तों इतनी बातें आप लोग को समझ में आई है नहीं है, आगे बातें समझ में। अगर आपको इतनी बातें समझ में आई है तो मैं थोड़ा सा और प्रोसीड करता हूँ, आप मेरे साथ बने रहेंगे। ये काम करते हैं, बने रहिए, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग। ये हमारी पहली क्लास है और मैं बहुत डिटेल से आपके सामने चीजें लेके आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम, थोड़ा सा समय आप मुझे देंगे ताकि चीजें हम बेहतर तरीके से आने वाले समय में कर सकें। चलिए अगर आप लोग को इतनी बातें अगर समझ में आई है तो थोड़ी सी चीजें मैं आप लोग को और समझाता हूँ सेंटेंस को लेके। अब हम चीजें समझते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, वर्ड क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, वोवल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है और अल्फाबेट क्या होता है ना। इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो अब आपको मैं चीजें और समझा रहा हूँ। इसके आगे लेके चलता हूँ। देखो कितनी सारी चीजें कवर हो गई हमारी 30 मिनट्स के अंदर, है ना। अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स हुई है हमें पढ़ते हुए, बहुत सारी चीजें हमारी कवर हो गई। ठीक है, मैनुअल ही मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगा, जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ऐसे ही चीजें पढ़ाऊंगा और आपको मेरे साथ बने रहना है। शिद्दत दिखाइएगा, मैं गारंटी देता हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको इंग्लिश में कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। Nobody can defeat you, ठीक है। The defeat the defeat before the defeat defeats you, है ना। हार को हरा दो इससे पहले कि हार तुम्हें हराए। चलिए दोस्तों इसके बाद मैं आपको आगे चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, मेरे साथ बने रहेंगे। आगे आपको चीजें समझनी है कि जी आगे आ जाते हैं हम लोग सेंटेंस के ऊपर कि एक सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को बनने के लिए मेनली हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं, माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एक सेंटेंस के अंदर क्या बन जाएगा, तो आप लोग इतनी बातें समझते होंगे, नहीं समझते तो समझ लीजिए, सब्जेक्ट बनेगा सर। और सब्जेक्ट के बाद में जो दूसरा एलिमेंट आता है सेंटेंस के अंदर वो बनेगा हमारे लिए वर्ब। और वर्ब के बाद में तीसरा एलिमेंट और आ जाता है जिसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। इतनी बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो बहुत बढ़िया। अब आगे चीजें आप समझिए, ध्यान रखना। एक सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है। सिंगुलर समझते हैं ना, एक वचन। और कैसा हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और कैसा हो सकता है सर, आपको बोलना जी प्लूरल भी हो सकता है।
लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, तो वर्ब भी माय डियर फ्रेंड्स कैसी हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है। और कैसी हो सकती है, बोल के बताओ, शाबाश, आपको बोलना है जी, प्लूरल भी हो सकती है। अगर एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना आप लोग को वर्ब भी हमारे सेंटेंस के अंदर कैसी आएगी, तो ध्यान रखिएगा सिंगुलर आएगी। और अगर हमारे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लूरल लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा वर्ब भी कैसी आएगी हमारे सेंटेंस के अंदर, आपको ध्यान रखना है, तो प्लूरल आएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा एक सेंटेंस की अगर मैं बात करूंगा, जब मैं सेंटेंस की बात करूंगा, तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के अंदर और ध्यान रखिएगा वर्ब के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट होने का मीनिंग क्या होता है, ये अभी मैंने यही तो आपको समझाया। एग्रीमेंट होने का मीनिंग यही होता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है ना, तो वर्ब को भी प्लूरल मत लगाइए, कैसे लगाइए, सिंगुलर ही लगाइए। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब को भी कैसा लगाइए, प्लूरल। तो इसका मतलब ये दोनों सेम फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब एग्रीमेंट है इनमें। लेकिन पता है क्या करेगा एग्जामिनर, इनके बीच में एग्जामिनर जानबूझ के क्या करेगा, डिसएग्रीमेंट क्रिएट करके देगा। डिसएग्रीमेंट कैसे क्रिएट करेगा, ध्यान रखना ये गलत हो जाएगा। जब भी कभी सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर क्या बनेगा, डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट दो ही तरीके से तो बन सकता है दोस्तों, कैसे बनेगा भाई, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा हो लेकिन उसके साथ वर्ब प्लूरल लगा रखी हो, तो डिसएग्रीमेंट हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल कैसे आ सकती है। इसका उल्टा ये भी हो सकता है कि सब्जेक्ट प्लूरल दे रखा हो और वर्ब कैसी लगा रखी हो, बोल के बताओ, सिंगुलर लगा रखी हो। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या बन गया, अब बोलेंगे जी यहाँ पे भी डिसएग्रीमेंट बन गया। बोलो आपको इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई, आई, बहुत बढ़िया। अब आप काफी कंफर्टेबल मेरे साथ फील करने लग गए होंगे और हम आगे चीजें और समझते हैं। और ये वीडियो उन सभी लोगों तक भी पहुंचा देना भाई दोस्तों, जो अभी तैयारी कर रहे हैं और जिनको कोई डायरेक्शन मिल नहीं रही है इंग्लिश में, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वो आपको ये नहीं कहना जी मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीईटी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं फलाने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस विषय पे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं ना, जिस विषय को हम सीख रहे हैं, वो एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज कभी भी बदलती नहीं है दोस्तों, पेपर टू पेपर चेंज थोड़ी हो जाएगी लैंग्वेज। तो बहुत बढ़िया, अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई, तो देखो एक एग्जांपल लेता हूं और मैं चीजों को फिर थोड़ा सा प्रोसीड करता हूं। मैंने कहा आप लोगों से, मैंने कहा राम आर आ बॉय, ये एक सेंटेंस मैंने लिख के दिया। अब आप खुद अपने आप से पूछिए क्या ये सेंटेंस वाक्य में सही है क्या। आप बोलेंगे सर बड़ा ही अजीब सेंटेंस लिख दिया आपने, कैसे अजीब बना रहे। आप बोलेंगे राम अपने आप में सेंटेंस का क्या बना, सबसे पहले आया तो नाउन है तो ये सब्जेक्ट बना, और राम एक व्यक्ति का नाम है तो सब्जेक्ट कैसा बना हमारा, सिंगुलर। लेकिन आपने देखा आर वर्ब कैसी लिखी हुई है हमारे सेंटेंस के अंदर, आप बोलेंगे वर्ब तो कैसी लिखी हुई है हमारे सेंटेंस में, प्लूरल। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाले वर्ब को भी कैसा बनाएंगे दोस्तों, आप बोलेंगे सिंगुलर। तो इसलिए यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए बोल के बताओ आप लोग, आपको बोलना चाहिए जाना चाहिए। बोलो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर होगी या नहीं होगी, होगी क्लियर, बहुत बढ़िया। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो मैं थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करता हूँ, चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो बड़ा बेसिक सा पॉइंट था, इसके बाद हम थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं। यहाँ पे आ जाइए भाई दोस्तों, आप लोग बने हुए हैं ना आप मेरे साथ। मैं एक बार देख लेता हूँ दोस्तों क्या वीडियो मेरी चल रही है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको पढ़ा जाऊं और वीडियो रिकॉर्ड ही ना हो, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है। हाँ वीडियो चल तो रही है, आप बने रहेंगे मेरे साथ। चलिए दोस्तों, आगे आप लोगों को जो समझना है वो ये समझना है कि जब हम किसके बारे में बात करेंगे, एक सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है एक सेंटेंस को मेनली हमारे पास तीन एलिमेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में कौन आएगा, आप बोलेंगे सबसे पहले आ जाएगा सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, आप बोलेंगे जी वर्ब, और वर्ब के बाद में तीसरा एलिमेंट जो आएगा वो क्या बन जाएगा एक सेंटेंस के अंदर, आपको बोलना है जी ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस तीन एलिमेंट से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक सेंटेंस को बनने के लिए कम से कम कितने एलिमेंट्स की नीड होती है, तो आपको बोलना है जी कम से कम, अगर मैं बात करूं मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हैं वो दो ही चाहिए होते हैं। सर कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए होते हैं भाई, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए और एक क्या होनी चाहिए बोल के बताओ, वर्ब होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तब भी सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन इसके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे, आने वाली क्लासेस में करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए एक सेंटेंस में मेनली तीन एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है, यहां से चीजें समझिए भाई दोस्तों। अगर मैं आपसे बात करूं एक सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूरी इंग्लिश में केवल दो ही चीजें बन सकती हैं भाई दोस्तों। कौन कौन सी दो चीजें बन सकती हैं,
एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही चीजें बन सकती हैं, या तो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बनेगा रे बोल के बताओ, नाउन, और या फिर क्या बन जाएगा, शाबाश बोल के पढ़ के बता दीजिए आप लोग, क्या बन जाएगा, आपको बोलना जी प्रोनाउन। क्या क्या मैंने बताया, एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही चीजें बनेंगी हमेशा, नाउन बनेगा या फिर क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। सर ये नाउन प्रोनाउन कहाँ से आए? देखिए मैं ये मान के चीजें पढ़ा रहा हूँ भाई, आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका बेसिक्स बहुत वीक होगा, तो वो लोग भी मेरे साथ जो है ना चीजें समझ पाए, सीख पा रहे हो, ठीक है। तो जिनको चीजें पहले से आती है वो थोड़ा सा इत्मीनान बनाए रखिए, होल्ड योर हॉर्सेस, आई विल बी ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू यू गाइस। आपको चीजें समझनी है भाई, आप ध्यान रखना, लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप बता पाएंगे? आपको बोलना है जी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारे लिए बन जाएगा वो क्या बनेगा, आपको ध्यान रखना है, नाउन बनेगा सर। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, प्रोनाउन बनेगा सर। और तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको बोलना जी एडजेक्टिव बन जाएगा। एडजेक्टिव के अंदर डी साइलेंट होता है, ध्यान रखना। नंबर 4 पे जो बनेगा वो क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, वर्ब बनेगा। नंबर 5 पे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपको बोलना जी एडवर्ब बनेगा। और नंबर 6 पे बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपको बोलना जी वो बन जाएगा प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद में नंबर 7 पे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों, आपको बोलना है कंजंक्शन। और कंजंक्शन के बाद में नंबर 8 पे जो बनेगा उसको इंग्लिश में क्या नाम देंगे हम लोग, इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होते हैं आपने बचपन में पढ़े होंगे, जैसे अल्लाह, ओ शिट, वाओ, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं इंग्लिश में, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया बात पता है क्या इंटरजेक्शन की, इंटरजेक्शन से ना एग्जाम में कोई खास कोई क्वेश्चन आता नहीं है, हाँ एक ही जगह पे यूज होगा इंटरजेक्शन का, जो आप जहां पे आपको चीजें सीखनी होंगी वो होगा नरेशन के अंदर। हाँ नरेशन के अंदर आपको इंटरजेक्शन थोड़ा सा पढ़ के चलना होगा, रेस्ट इंटरजेक्शन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बच गए उसको हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से तो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, अब आपको समझ में आया होगा कि नाउन प्रोनाउन आए कहां से, सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, आउट ऑफ दीज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओनली 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन और प्रोनाउन, कैन बी द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केवल दो ही चीजें बन सकती है, और मैंने अभी आपके सामने रखे कि जो क्या क्या बनेंगे, आप बोलेंगे जी नाउन और प्रोनाउन बनेंगे। ठीक है, नाउन होता है किसी भी चीज का नाम, और प्रोनाउन होता है उस नाम के लिए यूज किया गया शब्द। जैसे मैंने बोला राम, एक व्यक्ति का नाम है तो नाउन कहलाएगा, और इसकी जगह पे मैंने बोला ही, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। मैंने बोला राधा, एक लड़की का नाम है तो क्या कहलाएगा, राधा, नाउन कहलाएगा। उसकी जगह पे मैंने बोला शी, तो क्या कहलाएगा, आप बोलेंगे प्रोनाउन कहलाएगा। है ना, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको मैं थोड़ी सी चीजें और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये काम करते हैं दोस्तों, क्या हम इस वाले वीडियो के अंदर इतनी चीजें रख लें, थोड़ी सी पहली क्लास भी है, आप लोग को भी बर्डन फील नहीं होगा और मुझे भी बर्डन फील नहीं होगा। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 2 में। और क्लास नंबर 2 आएगी या नहीं आएगी वो डिपेंड करेगा कि आप कितना प्यार दिखाते हैं इस वीडियो को। मैंने 10 साल इंग्लिश को पढ़ाया है, और अभी मैंने बस इस बात को फील किया कि मैं हर उस इंसान तक पहुंचना चाह रहा हूं जो किसी भी कोर्स की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जिसके पास मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो वो मेरी वीडियोस देख सकता है और पूरी इंग्लिश को कवर कर सकता है। धीरे 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 चीजें स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आती रहेंगी, और आपको अपनी एक नोटबुक लेनी है और पेन खरीदना है और चीजें लिखते हुए चले जाना है। आई गारंटी आफ्टर 3 मंथ्स आपके सामने बहुत सारा कंटेंट आ चुका होगा, और आप एग्जाम के अंदर बहुत इजीली जो है क्या कर जाएंगे, गेट थ्रू कर जाएंगे, उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं आपको सिखाने और बताने की। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नहीं हैं तो, और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा देना है जो अभी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उन ग्रुप्स में भेज देना है जो स्टडी से रिलेटेड ग्रुप्स हैं। हमें उन कैंडिडेट्स की जरूरत है जो वाकई में ही पढ़ना चाहते हैं और जो महंगी फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए, आज के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोगों को ढेर सारा प्यार कमेंट बॉक्स में और शेयरिंग के माध्यम से और लाइकिंग के माध्यम से दिखाना होगा। थैंक यू दोस्तों।